नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत खन्ना और आप देख रहे हैं मेरे साथ मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज एक बार फिर वही विवाद जिसको लेकर के पूरा भारतवर्ष इस वक्त बेचैन दिख रहा है। युवाओं में एक नाराजगी है, चारों तरफ बवंडर का माहौल है, तो हर तरफ एक ही बात सुनने में आ रही है अग्निवीर योजना को लेकर। अग्निवीर योजना जिस दिन से इसको केंद्र सरकार ने हमारे सामने रखा, तब से ही विवादों का केंद्र में चली गई। राज्य केंद्र सरकार अब तक कई अमेंडमेंट लेकर के आ गई। युवाओं को अलग अलग तरीके की उन्होंने इसमें कई तरीके की छूट भी दी है, लेकिन इसके बाद भी विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। विवाद क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई, क्यों हुई, कैसे थमेगा ये आंदोलन, कैसे इसको निपटेंगे, इन सब विषयों के ऊपर जवाब केंद्र सरकार को देना है। लेकिन विशेषज्ञ क्या कहते हैं, विशेषज्ञ इसके ऊपर क्या सोचते हैं, तो आज हमारे साथ में ऐसे ही सेना के एक विशेषज्ञ के तौर पे हमारे साथ में है कर्नल पीयूष अग्रवाल। पीयूष अग्रवाल का एक लंबा जीवन सैनिक और फौज में रह करके उन्होंने बिताया है। कई युद्धों में उन्होंने, कारगिल युद्ध में उन्होंने हिस्सेदारी की थी और भी उनके बहुत बीटर एक्सपीरियंस है सेना को लेकर। तो आज हमने उनके साथ में इस चर्चा का प्रोग्राम रखा है। वो हमारे बीच में आए अपना कीमती समय निकाल करके। थैंक यू रजत जी। कर्नल साहब बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल आपका भी, और मेरे को जो इन सब युवाओं को ये जो जिनके मन में एक जिज्ञासा है इसके बारे में जी, उसके जो डाउट्स और क्लैरिटी के लिए आपकी पहल बहुत ही बेहतरीन है और हम आज इस पे जो चर्चा करेंगे जरूर उनके मन में जो शक और सवाल हैं दूर होंगे। सबसे पहला सवाल ही मैं आपसे, केंद्र सरकार को आखिर ये 4 साल वाली योजना लाने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए रजत जी, ये एक लॉन्ग आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट और डिमांड भी थी सेनाओं की कि हमारा जो एज प्रोफाइल है वो कम किया जाए जी। अब इस योजना से कितना एज प्रोफाइल कम होगा वो मैं आपको बताता हूं। आज की तारीख में हमारी जो सेना की जो एवरेज एज है, जो सामान्य उम्र है, वो तकरीबन 32 साल है। और ये जब स्कीम लागू हो जाएगी तो ये मान रहे हैं कि इस एज 26 साल तक पहुंच जाएगी। नहीं, लेकिन मैं आपसे एक चीज, जो मोटे रूप से जो विवाद का विषय है कि आज सेना में नॉर्मल जो फौजी भर्ती होता है, हम ये मानते हैं कि हमारा भाई कम से कम 15-20 साल के लिए फौज की नौकरी करेगा। बिल्कुल ठीक बात। उसको घटा करके आप एकदम से 4 साल करने के पीछे जो मंशा है, जो क्या है वो उस पर हम आज धीरे धीरे अभी इस बात पे बढ़ेंगे कि क्या है। तो पहला कारण जैसे कहा गया है कि एज कम करनी है, ये एक पुरानी आउटस्टैंडिंग फैक्टर है। हाँ, ठीक है। लेकिन इस फैक्टर को आइसोलेशन में, एक आइसोलेशन का मतलब अकेले से इस फैक्टर को नहीं देखा जा सकता जी। आप क्रिकेट की टीम में धोनी भी खेलते हैं और नए यंगस्टर्स भी खेलते हैं, भी आते हैं ना। तो एक्सपीरियंस प्लस और यंगस्टर्स के पास जोश जुनून होता है, टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजी और उनको लीड करने का जो जज्बा होता है वो एक्सपीरियंस लोग में होता है। तो एक मिक्स ऑफ टू, दोनों का एक सही कॉम्बिनेशन, सही कोऑर्डिनेशन होगा तभी आप युद्ध जीत पाएंगे। ये तो पक्की बात है। अगर आप सिर्फ नए 4 साल वाले अग्निवीर युद्ध में झोंक देंगे तो लाशें बिन जाएंगी। तो हमें तो युद्ध जीतना है, फाइनली तो युद्ध जीतना है। तो युद्ध को हम कैसे जीतेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या सिर्फ उम्र घटाने से हम युद्ध जीत पाएंगे? क्वेश्चन मार्क। इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरा इसका जो मुद्दा लाने का था, कहीं ना कहीं एक सोच थी कि एक सैनिक को हमें रिटायरमेंट तक तनख्वाह देनी पड़ेगी, रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी देनी पड़ेगी। क्या सेना और एक सैनिक हमारे देश के ऊपर इतना बड़ा बोझ बन गया है कि हम उसको पेंशन नहीं दे सकें? वो उसने पूरी जिंदगी अपनी जवानी, यूथ लगा दी है और उसको हम पेंशन ना दे सकें? आप एक छोटी सी बात देखिए, हमारे केंद्र सरकार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में। हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक दिन के लिए भी अगर जाता है तो उसको पेंशन मिलती है, पेंशन का हकदार हो जाता है। और दोबारा इलेक्ट होता है तो दूसरी पेंशन भी लेता है, और तीसरी बार भी इलेक्ट होता है तो तीसरी पेंशन भी लेता है। क्या एक सैनिक को हम पेंशन नहीं दे सकते उसके जीवन यापन के लिए? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट उठा रहे हैं। हाँ। कि वाकई क्या ये स्थिति आ गई है आज भारत की कि हम, हमारे जो सैनिक जो दिन रात सीमा पे खड़ा रहेगा अपने परिवारों को छोड़ करके, वो ना बर्फ की चिंता, ना उसको गर्मी की चिंता, वो सब करने के बाद जब वो अपनी सेवाएं देता है तब उसको वो पेंशन का वो हकदार बनता है। क्या उसको पेंशन से
एक तरह से पेंशन से दूर किया जाने के लिए पीछे जाना। आप कर्नल साहब बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं, मैं इसी को आपसे आगे बढ़ाता हूं, इस बात को ही कि आखिर एक नौजवान को फौजी बनने के लिए कितना वक्त चाहिए? देखिए, एज ए ट्रेनिंग, एज ए मानसिक रूप से उसको तैयार करने के लिए। हाँ। एक सोल्जर कंटिन्यूअसली इवॉल्व होता है जी। कंटिन्यूअसली इवॉल्व का मतलब यह है कि ट्रेनिंग कभी खत्म नहीं होती है, कभी खत्म नहीं। ये सोचना कि हम उसको 6 महीने की ट्रेनिंग कराएंगे फिर उसको युद्ध में उतार देंगे, एक गलत सोच है। ट्रेनिंग लगातार, जैसे आप दक्ष होते हैं किसी भी चीज में, तो ट्रेनिंग ये नहीं कि आपने एक बार हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे दी वो पक्का मार्क्समैन बन गया, या एक बार टैंक चलाने की उसको ट्रेनिंग दे दी, या आर्टिलरी या तोप खाने में ट्रेनिंग दे दी। तो ट्रेनिंग देने के बाद भी उसको उसमें परिपक्व होना पड़ता है, उसमें मैच्योर होना पड़ता है, जिसको बोलते हैं इवोल्यूशन। तो हमारे सेनाओं में एक पुरानी कहावत है, इट इज मैन बिहाइंड द मशीन, यानी कि हथियार के पीछे जो व्यक्ति है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मैन बिहाइंड द मशीन तभी अच्छा होगा जब आप कंटिन्यूअसली लगातार आप उसको ट्रेन करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ट्रेनिंग दे दी और बस अब वो परफेक्ट हो गया। आप देखिए ना, आप मेडिकल के फील्ड में डॉक्टर एमबीबीएस करके, एमएस करके अगर तुरंत ऑपरेशन करने जाएगा, कौन भेजता है उसको? कौन भेजेगा कि भाई आप सीनियर डॉक्टर्स की टीम के बाद में आप खड़े रहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से सैनिक भी इवॉल्व होता है। सैनिक ऐसा नहीं है कि एक दिन में ट्रेनिंग ले ली और उसके बाद वो परफेक्ट हो गया। तो अब जब वो परफेक्ट होने की स्टेज में आ रहा है, आप उसे टाटा बाय बाय कर रहे हैं। आप उसे कह रहे हैं कि अब हमने आपकी जवानी के 4 साल ले लिए हैं, अब हम आपको ना तो पेंशन देंगे, ना बाकी मेडिकल सुविधा देंगे, ना आपको कैंटीन की सुविधा देंगे, ना आपको ग्रेच्युटी देंगे, कोई भी आपको सुविधा नहीं देंगे, सिर्फ आप अपने नाम के आगे अग्निवीर लगाएं और बाहर जाएं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क युवा जरूर होंगे। अब इससे आप एक और चीज सोचिए, एक छोटा सा, ये किसी भी विशेषज्ञ ने, किसी भी मीडिया चैनल ने, ये शायद एसटीएन पहला कवर होगा मीडिया चैनल, जो बात मैं कहने वाला हूं, इस चीज को किसी ने टच नहीं किया। हमारे देश में शादी की उम्र क्या होती है? 21 साल। 21 साल। अभी इस बार इन्होंने जो अग्निवीर की उम्र 23 साल कर दी है, 21 से 23 साल कर दी। जब वो 4 साल बाद निकलेगा तो उसकी उम्र क्या होगी? 25 से 27 है ना। तो गांव के परिप्रेक्ष्य में, जो हम कह रहे हैं कि रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो उस एज में वो मैरिजेबल एज का व्यक्ति होगा, लेकिन विदाउट जॉब होगा। क्या कोई लड़की उसको मिलेगी? मतलब कोई परिवार का एक छोटा सा पॉइंट है कि उसको बहुत ही व्यवहारिक पॉइंट है, जो भारत की हमारी जो स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, कि अगर उसके पास कोई कंफर्म जॉब नहीं है तो जब तक उसकी शादी कैसे होगी? भले ही वो अपने कहे कि मैं अग्निवीर हूं, 4 साल मैंने सेना में दिए, कॉर्पोरेट में नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कॉर्पोरेट को आप बंदिश नहीं लगा सकते, कंफर्म नहीं कह सकते। उम्मीद है, उम्मीद दे देगा। तो 75% लोग जो बाहर आएंगे साल भर, हर साल, तो क्या उनको कितना एक यूथ, फ्रस्ट्रेटेड यूथ सड़क पे होगा, जिसके पास नौकरी की कोई गारंटी नहीं है, जिसके पास गांव में जाएगा तो एक और चीज है, तो सब उसकी तरफ देखेंगे कि यार तू वो 25% वाले में नहीं था, तेरा पक्का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके अंदर एक ग्लानी, सेल्फ एस्टीम कि भाई मैं उस काबिल ही नहीं था, मेरे को बाहर कर दिया गया, मेरे को बाहर कर दिया। अब ये मनोविज्ञान कहां, कौन, कोई टच नहीं कर रहा है इस अब उसका मनोविज्ञान कौन पढ़ेगा उस नए बच्चे का? कि जो ये समझेगा कि यार मैं तो नकारा था इसलिए आपको बाहर भेज दिया। तीसरा पॉइंट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छी बात पे हम आ रहे हैं कि 4 में से 3 को बाहर जाना है। 75%, हम तो सिर्फ उन 75% की बात कर रहे हैं, 25% की बात ही नहीं कर रहे हैं। जो 75% जो बाहर जाएंगे, जो बाहर आएगा, मेरे को तो उन्हीं की चिंता है कि जो बाहर आएगा 75%, 25% तो आपने ऑब्जर्व कर लिया। अब 75% जो बाहर आएगा, यानी कि 4 में से 3 जने आएंगे, तो जब वो सेना की ट्रेनिंग करके और वो 4 साल नौकरी कर रहे होंगे, बॉर्डर पे जा रहे होंगे, उनका मोटिवेशन क्या होगा? उनको हर समय ये डर नहीं बैठा होगा मन में कि मैं भी क्योंकि मेजॉरिटी तो बाहर जाने वाली है, 4 में से 3 जने तो बाहर जाएंगे, तो क्या मैं उतनी मेहनत करूं? क्या मैं अपना पूरा जोश जज्बा दूं? क्या मैं अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पे ड्यूटी कर रहा हूं तो क्या मैं अपने शरीर पे गोली लूं? क्या अपना हाथ कटा पाऊं? क्या बर्फीले इलाके में माइनस टेम्परेचर में मैं रह रहा हूं, मैं उतना अपना जोश और जज्बा उतना दे पाऊं जब मेरे को गारंटी ही नहीं है कि मैं पूरी नौकरी करके 4 साल के बाद आगे सेना में अपनी सर्विस दे सकता हूं। तो एक ये बहुत बड़ा एक व्यवहारिक और एक सोशल, सामाजिक प्रश्न है, जिसको सरकार को तो एड्रेस करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये स्कीम अच्छे के जगह खराब में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसी वजह से ये आज का जो युवा पूरे देश में विरोध कर रहा है, उनको आपने उपद्रवी कह दिया, दंगई कह दिया, तोड़फोड़ वाला नामकरण, एक तो बहुत जल्दी टैगलाइन हमारे यहाँ पे उपद्रवी बना दिया। आपको एक चीज शायद पता है या नहीं पता है, 2018 के सिलेक्टेड
एयरफोर्स में, आर्मी में सेलेक्ट हो गए, पिछले 4 साल से या 3 साल से वेट कर रहे हैं कि कॉल अप लेटर आएगा और हम ज्वाइन करेंगे। उन्होंने अपने परिवारों में कह दिया कि मेरा फौज में सिलेक्शन हो चुका है, मैं अब जाऊंगा। लेकिन 2020 में कहा कि कोरोना आ गया, फिर लगातार पिछले 3-3.5 साल से भर्तियों को रोक लगा दी। वो तैयार बैठा है कि चलो अब खुल जाएगा, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, और 22 आते आते अचानक 14 जून को उसके ऊपर एक बम फोड़ देते हो, सारा कैंसिल, कि भाई आपका वो पुराना जो सिलेक्शन है सब कैंसिल हो गया, अब तो आप नए प्रोसीजर से अग्निवीर बन के जाएंगे। तो आप सोचिए उसके परिवार पे कितनी बड़ी आपदा आ गई है। ये आपदा है, और वो उसके लिए ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इतने साल से बैठा था, अब मैं पूरी तैयारी करूंगा और फिर से जाऊंगा। तो फिर सरकार ने एक एज एन आफ्टर थॉट कहा कि नहीं, क्योंकि 2 साल से हमने नहीं किया तो 23 साल कर देते हैं, इस साल के लिए वन टाइम वेवर दे देते हैं 23 साल कर दिया, बिल्कुल ठीक बात है कि जिससे वो दोबारा अपीयर। लेकिन आपने 23 साल जो करा है, क्या आपने वैकेंसी बढ़ाई है? आपने वैकेंसी तो वही रखी है उतनी। तो 3-4 साल का जो बैकलॉग है, जो 3-4 साल आपके लोग तो काफी आ गए, वैकेंसी उतनी है, तो सिलेक्शन का रेशियो कितना गिर जाएगा? उस चीज पे किसी ने कोई उस पर एक चर्चा ही नहीं कर रहा है कि क्या आपने वैकेंसी बढ़ाई। 45-46 हजार लोग लेंगे। इतनी बड़ी आबादी में इतने लोग वॉलंटियर हैं जो देश के लिए जाना चाहते हैं। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे देश में, हम जब कहते हैं ना इजराइल का या अमेरिका का मॉडल या चाइना का मॉडल हमने स्टडी किया है कि हमने चाइना से सीखा है या फलाने देश में वहां पे ऐसा होता है, उन देशों की एक प्रॉब्लम है। उन देशों में आपको फौज में पकड़ के लाना पड़ता है, लेकिन हमारे देश का युवा इतना देशभक्त है कि वो जाना चाहता है, जबकि उसको पता है कि उसको युद्ध में भी जाना पड़ेगा, उग्रवाद से भी लड़ना पड़ेगा, कश्मीर में भी जाना पड़ेगा, हमारे तो टेम्परेचर सियाचिन में भी जाना पड़ेगा जहां पे -20 -30 का टेम्परेचर रहता है। तो उसके बावजूद वो तैयार है, ये जानते हुए कि मेरे जीवन में खतरा है, और आप फिर भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो और उसको आप कह रहे हो उपद्रवी है और ये कर। हाँ, मैं बिल्कुल इस बात से जरूर कहता हूं कि किसी भी हालत में नेशनल प्रॉपर्टी, हमारे देश की संपत्ति को नहीं हिंसा नहीं करें आप, कुछ भी हो, ट्रेन को मत, हमारी तो रखिए। ट्रेन है यार, हाँ, हम टैक्स, हम कौन सा अभी 1947 ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो रूल में है जो कि उनकी ट्रेनें जला दी, उनके पुलिस स्टेशन जला दिए, ये तो हमारी है, हमारी संपत्ति है, देश की संपत्ति है। लेकिन कर्नल साहब, एक चीज यहाँ जो सवाल उठता है, मैं आपसे भी समझना चाहेंगे कि ये इतनी जल्दीबाजी क्या थी? मतलब इसको, इस अच्छी अगर योजना भी थी, अगर आप कह रहे हैं सकारात्मक योजना है, इसका ढंग से अगर मूल्यांकन किया जाए, कोई बुराई नहीं है। एक वॉलंटरी, अगर आप 4 साल के लिए कहीं कहते कि भाई वॉलंटरी कोई भी आना चाहे, हमारे रास्ते खुले, आप 4 साल के लिए आइए, जल्दीबाजी क्यों? इतनी जल्दीबाजी क्यों हुई है? क्या हुआ है कि जैसा कि मेरा आकलन है कि 3 साल से भर्तियां रुकी हुई थी, और भर्तियां जब रुकी होती हैं, आप एक और चीज समझेंगे कि सेनाओं में जो डेफिशिएंसी होती है, जो लोग जाने हैं, जो एक पर्टिकुलर डेट पर रिटायर होना है, वो तो रिटायर होगा ही होगा। जो किसी भी कारण से, टेररिज्म से जो मृत्यु होंगी वो भी होंगी, जो कुछ लोग छोड़ेंगे वो भी जाएंगे। तो 2019, 20, 21 में जो लोग जाते रहे और इनपुट हुआ नहीं, तो हमारी सेनाओं की संख्या तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा डेफिशिएंसी हो गई। अच्छा, इस वक्त तो हाँ, डेफिशिएंसी हो गई, बड़ी वैकेंसी खाली है, मतलब वैकेंसी खाली हो गई है। तो अब जब वैकेंसी खाली हो गई है तो सेना भी चाहती है कि भाई वैकेंसी तो भरे, क्योंकि युद्ध कभी अनाउंस करके नहीं आता कि हमें, सेना को तो आपको तैयार रखना पड़ेगा, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस हम बोलते हैं, ऑपरेशनली हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो जब हम ऑपरेशनली प्रिपेयर्ड कैसे रहेंगे, क्योंकि एक सैनिक को ट्रेन करने में भी टाइम लगेगा। आज आप भर्ती भी खोलते हैं तो ट्रेन करेंगे, अब क्या किया जाए? तो सेना ने कहा कि भर्ती खोलें, तो शायद गवर्नमेंट ने कहा होगा कि भर्ती खोलते हैं तो एक और कष्ट है कि हम उनको तनख्वाहें देनी पड़ेंगी, वो रखेंगे तो आप कैसे कॉस्ट कटिंग कैसे कर सकते? देखिए, देश बड़ा है, सेना हमारी सक्षम है, कॉस्ट कटिंग हर चीज में नहीं होनी चाहिए। कॉस्ट कटिंग करिए, बहुत सारी जगह है, बहुत सारे विभाग हैं, सेना जैसी बहुत सारी चीजें हैं कि जहां पर आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। सेना पर ही क्यों कॉस्ट कटिंग लागू करनी है? जबकि हमारे सामने तो, सेना के सामने चुनौतियां घर में ही कम नहीं है, घर में और बगल में। आपका पूरा नॉर्दर्न, आपका पश्चिम, उत्तर, सब तरफ तो आपके समुद्र से लेकर हिमालय तक प्रॉब्लम है, सब जगह चुनौती खड़ी है। कारगिल, ये अपना 2020 जब पूरा दुनिया कोविड से लड़ रहा था, तो हमारे सैनिक गलवान में भी लड़ रहे थे, आपको याद है? गलवान घाटी में लड़े, हमारे उन्होंने अपनी वो शहादत दी है, बिल्कुल। तो हर समय जरूरत पड़ रही है, तो आप क्यों आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? जो एक ट्राइड एंड टेस्टेड सालों से चलता हुआ सिस्टम है, उसको क्यों आप छेड़खानी कर रहे हैं? आपको नया रिफॉर्म लाना है, बिल्कुल लाइए रिफॉर्म्स, किस तरह से हो, लेकिन रिफॉर्म्स में इसको आप पैरेलल, एक चीज होती है, हम कोई भी चीज, एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कोई नई गाड़ी बनाते हैं, जैसे भी आजकल
इलेक्ट्रिक व्हीकल का, टेस्ला का या किसी भी गाड़ी का है, तो क्या वो सालों साल, कई साल तक उसको ट्रायल नहीं करते हैं, उसका प्रोटोटाइप बनाकर सालों साल तक कंपनियां 3-3, 4-4 साल के बाद में उसको मार्केट में लेके आती है। क्या कमियां हैं, फिर उसको देखते हो, फिर कमी ठीक करते हो, फिर चलाते हो। एक प्रोटोटाइप, एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आपको चलाना चाहिए, एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देखते, और आपका जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो भर्ती का जो नॉर्मल सिस्टम है, नॉर्मल प्रक्रिया को जारी रख, थोड़ी सी वैकेंसी अगर चाहते तो इधर से कम करके इधर ला देते, और आप एक अग्निपथ स्कीम को चालू रखते नॉर्मल स्कीम के साथ, ऑप्शन देते किसी जवान को, किसी युवा को कि आप दोनों में जाना चाहो, दोनों का फॉर्म भरो, दोनों का फॉर्म भरो, जहां आपका सिलेक्शन हो आप उसके बाद चूज करना, आप 4 साल के लिए आना चाहते हो या लाइफ लॉन्ग जाना चाहते हो, नॉर्मल उसके लिए जाना चाहते हो, तो आपके पास विकल्प है, ऑप्शन है। तो मैं ठगा हुआ महसूस नहीं करूंगा, फिर मैं अपनी मर्जी से अग्निपथ वाला स्कीम चुनूंगा या परमानेंट चुनूंगा। फिर 3-4 साल के बाद आपको क्लैरिटी आ जाती कि भाई इसमें ज्यादा लोग आ रहे हैं, इसमें कम आ रहे हैं, या इसमें कम आ रहे हैं, इसमें ज्यादा आ रहे हैं। तो दोनों का जब आपको एक समीकरण, एक बैलेंस पता चल जाता है, तो उस हिसाब से आप एक डिसीजन ले लेते कि भाई नहीं, अग्निपथ बहुत हिट स्कीम हो गई, ऑप्शन है आपके पास, तो उसमें कुछ लोग इसमें भी तो पैरेलल रखिए। आपको एक मजे की बात बताता हूं, बड़े इंटरेस्टिंग बात है कि सेनाओं में अधिकारी, अच्छा ये चीज आप सभी समझेंगे जो मेरे यहां अभी श्रोता जितने हड़ौती में और राजस्थान में सुन रहे हैं, कि ये स्कीम सिर्फ अग्निपथ भर्ती लेवल पर, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों में ऑफिसर्स की जो एंट्री है, अधिकारी पद, वो अलग तरीके से होती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू होती है। और मैं खुद ऑफिसर्स की ट्रेनिंग में अपने आप बहुत एक डेडिकेटेड उसकी तरीके से हम हड़ौती में हम ट्रेन करते हैं कि जो अधिकारी बनना चाहते हैं। तो एक कंफ्यूजन दिमाग में नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे हम यहाँ पे आपने बहुत अच्छी बात कही। यहाँ हम एक चीज क्लियर कर देते हैं हमारे दर्शकों के सामने भी कि कर्नल अग्रवाल जो एकेडमी चलाते हैं वो केवल सेना के अधिकारियों की भर्ती को लेकर के जो तैयारियां हैं वो किस तरह से हो वो चलाते हैं, ना कि आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। जैसा कि भारत में ये सामने आ रहा है कि कुछ दंगे भड़काने में कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग संस्थानों का हाथ रहा है, ना उनका कोई वास्ता इस फौजी प्रक्रिया से, जो स्टार्टिंग की जो फौज की प्रक्रिया है वहां का वास्ता नहीं है। उनकी एकेडमी बिल्कुल आधिकारिक लेवल पर उस पर तैयार कराती है। जी, तो मैं ये इसलिए मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता था कि बहुत की जरूरी है, सभी हमें श्रोताओं को पता चले कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट इसमें नहीं है, लेकिन मेरा पर्सनल इंटरेस्ट देश के लिए है। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को समर्थन नहीं करता हूं जी, चाहे कोई सी भी हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या हो, क्योंकि सैनिक ना मैं किसी धर्म विशेष की बात कर, ठीक है, वो हमारे देश की मेजॉरिटी है वो तो है, पर किसी धर्म विशेष की बात नहीं करते। लेकिन इसमें जो नुकसान होने वाला है उसको भी किसी ने आकलन नहीं किया है। जब आप अब उस पे भी आते हैं, थोड़ा चर्चा करेंगे कि जो 75% निकल के आएंगे, जिनको आपने एक बेसिक ट्रेनिंग दे दी हथियार चलाने की, अब उनको अगर रोजगार नहीं मिला फिर तो कौन खतरा देखेगा? खतरा लेगा, बहुत बड़ा खतरा। क्या हमारे देश में, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि देश के अंदर भी दुश्मन है, देश के बगल में भी दुश्मन है, हमारे तो चारों तरफ ही बैठा है मामला। तो उस व्यक्ति को, जिसको हथियार की ट्रेनिंग, जिसको सेना के बारे में नॉलेज है, जो सेना के कैंट में घुस चुका है, सेना के सिस्टम को जान चुका है, सिस्टम का हिस्सा बन गया, सिस्टम का हिस्सा बन के आया, 4 साल वो देख चुका है, उसे पता है कि कैसे है, तो क्या वो एक एंटी नेशनल एलिमेंट के तौर पर एक टारगेट या एक कैंडिडेट तैयार नहीं कर रहे हो? अगर वो बाई चांस ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हुआ, क्या कहीं ना कहीं हम एक इस चीज पे हमने इस पे गौर किया कि कहीं अगर उसको आईएसआई ने या किसी एंटी नेशनल एलिमेंट ने हायर कर लिया तो कितना नुकसान हो गया? क्योंकि एक तो वो बेरोजगारी झेल रहा होगा, आर्थिक रूप से उसको मतलब परेशानी आ रही होगी, तो बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है कि उसको लालच दे करके आप डाइवर्ट कर सकते। लेकिन कर्नल साहब यहाँ पर एक चीज और जो बड़ी मतलब एक हाइपोथेटिकल मेरे को लगती है कि साहब सेना में जो जाता है वो फिर वो राष्ट्रवाद से जुड़ जाता है और वो एंटी नेशनल गतिविधि में हिस्सा नहीं लेगा। लेकिन हम वहां पे एक चीज और भी देखते हैं, क्या सेना के लोग जासूसी करते हुए नहीं पकड़े गए? बिल्कुल पकड़े जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल के ऊपर पकड़े गए। अगर नहीं होता तो हमारा ये इंटेलिजेंस नेटवर्क की जरूरत ही क्या थी? हाँ, मिलिट्री इंटेलिजेंस तो भयानक तरीके से काम करती है। एक व्यक्ति का आप आज हम सेना में जो होते हैं, जो सर्विंग होते हैं, वो सोशल मीडिया पे नहीं जा सकते, इसी वजह से नहीं जा सकते क्योंकि भले ही वो देशभक्त हो, लेकिन तालाब में गंदी मछली तो होती होती है। एक परसेंटेज, छोटी परसेंटेज तो हो ही सकती है, हमें कोई बड़ी संख्या में नहीं चाहिए, हमें तो 5-7 ही चाहिए जो ऐसे हो। बहुत है, एक अगर एक कंटिजेंसी में आपके एक कैंट में 2-3 लोग अगर भी आ गए पकड़ में, आ गए तो पाकिस्तान और दुश्मन का तो बारे नियारे हो जाएंगे ना। लेकिन इन सब चीजों पे क्या भारत के मतलब जो सेना के जो विशेषज्ञ जो एक रहे होंगे, थिक टैंक रहे होंगे, क्या उन्होंने इन सब चीजों पे नहीं सोचा होगा? यही तो प्रश्न उठ रहा है कि इसको इतनी जल्दीबाजी क्यों करी आपने? आपने 24 तारीख को डेट भी लॉन्च कर दी कि भाई 24 जून से भर्ती शुरू कर देंगे। इतनी जल्दीबाजी क्या है कि जब 3 साल से आप नॉर्मल प्रक्रिया
की भर्ती करते और इसको एक पैरेलल मॉडल के तौर पर, प्रोटोटाइप मॉडल के तौर पर साथ में चलाते, और जो लोग इसमें जाते फिर उसका एक टेस्ट बेड की तरह से पता चल जाता। और इसमें और भी कई सारे प्रश्न आ रहे हैं, जैसे बड़ा इसको एक इसकी रोजी पिक्चर पेंट की जा रही है कि आप जब निकल के आएंगे आपको करीब 20-22-24 लाख रुपए आपकी जेब में होंगे। 10.5 लाख सिर्फ। एक्चुअल कल आज की रिपोर्टिंग ये है कि 10,40,000 रुपया उसका मिलेगा, वो भी उसका पीएफ का कटा हुआ, उसका अपना कटा हुआ पैसा है, उसमें आपका क्या है? हम बहुत ग्लैमराइज कर रहे हैं कि उसको हम 30,000 रुपए देंगे, 30,000 में से हम 9,000 काट लेंगे और वो 4 साल के बाद उसको उसमें गवर्नमेंट मिला के इंटरेस्ट दे के वो दे देगी। साथ में उसकी छुट्टियां भी कम हो गई हैं। आपको ये एक तरह से कहा जा रहा है कि ये इसकी नॉर्मल सैनिक के बराबर होगा। ये नॉर्मल सैनिक की छुट्टी जो होती है ना, क्योंकि वो कश्मीर में भी पोस्टिंग रहता है, सैनिक की छुट्टियां अंग्रेजों के टाइम से और इंडियन आर्मी ने इतने सालों से एक सोच के साथ बनी हुई हैं। आप ये मान के चलिए कि एक सैनिक अपने परिवार से कितने टाइम तक दूर रहता है, तो उसको 2 महीने की जो एनुअल लीव मिलती है कोई एहसान नहीं है। 2 मंथ्स ऑफ एनुअल लीव, और 2 मंथ्स हर किसी को नहीं मिलती है, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तो उसकी एनुअल लीव काट ली जाती है, बुला लिया जाता है, खड़े बुला लिया जाता है, तो अपने गांव में जाता है। दूर कोई साउथ इंडिया का अगर सोल्जर है, मद्रास रेजिमेंट का है, तो कश्मीर में ही पोस्टेड होता है, तो 3 दिन 2 दिन जाने में भी लगते हैं, तो 2 महीने की छुट्टी बहुत ज्यादा है। अग्निवीर के लिए छुट्टी कर दी है 30 दिन, 30 डेज बस, उसके लिए और कोई छुट्टी का प्रावधान नहीं है। अगर किसी वजह से वो बीमार पड़ता है तो वहीं मिलिट्री हॉस्पिटल में या जो फौज के जो अस्पताल हैं वहीं पे एडमिट, वहीं पे ट्रीटमेंट लेगा, तो उसको कोई एडिशनल, उसको जो कह रहे हैं उसको छुट्टी मिलेगी, वो छुट्टी वो वहीं हॉस्पिटल में रहने की मिलेगी बस। और कोई हॉस्पिटल में रहेगा तो परिवार के साथ नहीं बिता रहा है वो टाइम, हॉस्पिटल में बीत रहा है, उसको हॉस्पिटल में बीत रहा है, बीमार है वो, तो ये उसकी छुट्टी कम कर दी है। फिर निकलने के बाद उसके पास कोई रैंक स्ट्रक्चर, जैसे आज आपने मेरे को कहा आप कर्नल अग्रवाल से बात, आप किसी हवलदार से, किसी सूबेदार से बात करते हैं तो वो गांव में जाता है, अपना रैंक कैरी करता है, मैं हवलदार था, मैं सूबेदार था, मैं सूबेदार मेजर था, है ना। सामाजिक स्तर पे एक सामाजिक रेस्पेक्ट होता है। अग्निवीर कोई रैंक कैरी नहीं कर सकता, तो उसका एक मनोदशा क्या रहेगी 4 साल बाद, वो बड़ा कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये अग्निवीर को जिस तरीके से लेकर के बयानबाजी आ रही है कि कल एक भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने ये कहा कि भाई हमारे ऑफिस के लिए अगर गार्ड की जरूरत होगी तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। सैनिक को इतने लेवल पे ले आए, मतलब आप इतना, मतलब उस अग्निवीर को इतना तमाशा क्यों बना रहे हैं? इसकी तो इतनी भर्त्सना और इसका वो होना चाहिए, इसको कंडेम करना चाहिए स्टेटमेंट को कि आप एक सैनिक के लिए ये शब्द यूज कर, आपके मतलब वो राजनीतिक कार्यालय का वो चौकीदार बनेगा, चौकीदार बनेगा। आप उसको क्या समझ रहे हैं? मतलब एक सैनिक है भाई वो, और एक सैनिक का आप आज की तारीख में, जैसे हमने शुरुआत में कहा था मैन बिहाइंड द मशीन, तो मैन अच्छा होगा और मशीन भी आप लाएंगे। अमेरिका में क्या सिस्टम है कि वहां पे मशीन अच्छी है, वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस, तो उनको मैन की चिंता नहीं होती, मैन आ जाएगा, तो उनका पर्पस दूसरा होता है। हम टेक्नोलॉजिकली हमेशा से इतने एडवांस नहीं रहे हैं, अब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। हम हमेशा कहते थे मैन बहुत इंपॉर्टेंट, अब हम मशीन भी इंपॉर्टेंट अच्छी नहीं है और मैन भी अच्छा नहीं रखोगे तो लड़ाई का तो फिर क्या होगा आने वाले। तो मैन युद्ध जो लड़ा जाता है विल पावर से लड़ा जाता है। मैंने कई टॉक्स किए हैं, एक 1962 का एक किस्सा है रेजांगला बैटल का, मेजर शैतान सिंह भाटी राजस्थान जोधपुर के थे, परमवीर चक्र, उनकी जो पलटन थी, उनकी जो कंपनी थी चीनियों के साथ लड़ रही थी, रेजांगला बैटल है ना, चुशूल, बैटल ऑफ चुशूल के नाम से रेजांगला एक वहां जगह है, और नवंबर, सर्दियों का माइनस, उस टाइम पे तो कपड़े भी नहीं थे और हथियार भी 303 थे, लेकिन जज्बे के साथ लड़ते रहे और सबने देश के लिए अपनी जान, पूरी की पूरी कंपनी ने, उनको हुक्म मिला कि आप पीछे आ जाओ, उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा पीछे, मेरे को तो बचाना है। तो ऐसे बहुत सारे इतिहास में हमारे सेनाओं के वाक्य हैं कि जिन्होंने, सैनिकों ने निम्न बिल्कुल मिनिमम संसाधनों के बावजूद भी अपनी जान दी। हमारे सेना के अंदर तो ऐसे वीरों की गाथाएं भरी पड़ी है कि वो पीछे नहीं हटे। मैं कारगिल युद्ध में रहा हूं, वहां पे यंगस्टर्स जो नए नए परिवार से आए थे, छोटे छोटे से और बहुत इंटेलिजेंट, बहुत अच्छे, जान दे दी देश के लिए। विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, कितने लोग थे, 527 लोगों ने वहां पे। तो वो ऐसे नहीं, एक अपनी इज्जत, अपना नाम, नमक, निशान, रेजिमेंटेशन, बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं जब वो युद्ध के मैदान में दुश्मन के सामने हो। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जब ये अग्निवीर फौज का हिस्सा बनेगा और एक हमारी जो रेगुलर फौज जब उसके साथ में काम करेगी, फ्रंट लाइन पर कौन लड़ेगा? हमारी रेगुलर फौज का सिपाही खड़ा होगा या अग्निवीर को हम आगे खड़ा करेंगे? ये कैसे तय होगा? ये जो है अभी जो इसमें स्कीम में ऐसा होगा कि अग्निवीर उसी सेना का हिस्सा ही रहेगा, कोई रेगुलर उसमें फर्क नहीं होगा, लेकिन इसको रैंक जो देंगे
4 साल के लिए अग्निवीर कहलाएगा। 4 साल के बाद उसको जो 25% वाले होंगे उनको लांस नायक, नायक, जवान, ये वाला जो रैंक स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे हमारे यहाँ रैंक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, ये रैंक स्ट्रक्चर उनको 4 साल बाद उनको अग्निवीर ही कहा जाएगा, वो फौज में रहेंगे और 4 साल के बाद उनको 75% वहां से निकला। अब एक प्रश्न और बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी किसी ने सोचा है या नहीं सोचा है, हमारे एक गुरखा राइफल्स बड़ी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं, जनरल फील्ड मार्शल मानेकशॉ गुरखास थे और उन्होंने हर एक युद्ध में बहुत बड़ा योगदान। अब गुरखास जो ब्रिगेड ऑफ गुरखास है उसमें 60% सोल्जर्स कहां से आते हैं? नेपाल से और 40% हमारे नॉर्थ ईस्ट, उत्तराखंड और थोड़े बहुत हिमाचल, 60% वहां से आ रहे हैं नेपाल से। क्या वो लोग, उनको आपने बताया कि अब आप अग्निवीर लाएंगे, आप सिर्फ 4 साल के लिए आओगे? तो क्या वो आएगा 4 साल के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट विषय है क्योंकि गोरखा रेजिमेंट का अपना आपने सोचा ही नहीं उसका, इसके बारे में। वो पहाड़ों पर लड़ने के लिए ऑलरेडी तैयार होते हैं, प्रिपेयर होते हैं, और उनको आप 75% आप वापस भेज दोगे। तो नेपाल से क्यों आने लगा 4 साल के लिए? वो फिर वो ब्रिटेन वाली आर्मी ज्वाइन करेगा, सिंगापुर में भी जाते हैं गोरखा, उनको ज्वाइन करेगा, उनको जाएगा। तो इंडिया में वो किस लिए आएगा? क्योंकि वो इसलिए आता है क्योंकि वो सालों से हमारी फौज के साथ लड़ता रहा है, हमारे अपनापन है, युद्धों में उन्होंने हिस्सा लिया है, ब्रेवरी के लिए जाने जाते हैं और बहुत बहुत उनकी परंपरा है। अब उन चीजों को सोचिए। एक और चीज मैं बताता हूं, हम राजस्थान की बात करेंगे, झुंझुनू, सीकर, कुचामन सिटी, लक्ष्मणगढ़, इस और इवन उस बेल्ट में आप कभी निकले वहां पर, हम तो निकलते रहते हैं, आप भी निकलते हैं उस जगह पर, सुबह 3 बजे 4 बजे निकल के देखिए वहां पर तैयारी करता है बच्चा। तो एक बच्चा 3 बजे 4 बजे दौड़ता हुआ सड़क पे मिलेगा। इसी तरीके से भरतपुर, मथुरा साइड में जाइए, अलीगढ़ साइड में जाइए, टॉर्च लेकर सर्दियों में, गर्मियों में वो दौड़ रहा है, फटे हुए जूते हैं, उसकी डाइट कोई प्रोटीन पाउडर और कुछ नहीं खाता है, वही सूखी रोटी घर के अंदर, घर का वही अनाज, वही अपना, और वो कितनी मेहनत, कितनी उम्मीद से वो फौज में जाना चाहता है। उसके फादर, उसके दादा, उसके परदादा भी फौज में रहे हैं किसी पलटन में, वो उसी को निभाना चाहता है, उसको निभाना चाहता है। मेरे परिवार की, मेरी जो चली आ रही है परंपरा चली आ रही है, उसको मैं आगे कैसे लेकर के जाऊंगा? 5 जनरेशंस, 6 जनरेशंस उनकी सेनाओं में उन्होंने अपने सेवाएं दी हैं और उसको जाना है बस सेना में। उसको तनख्वाह से इतना ज्यादा लगाव नहीं है, तनख्वाह मिलेगी पता है, क्योंकि ये कहना कि सेना में ये नौकरी नहीं है, कहीं ना कहीं नौकरी भी है, नौकरी है। इसको क्यों हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं? क्यों इनकार कर रहे हैं? पैशन है, ये सब मैं मानता हूं, पर कहीं ना कहीं नौकरी भी तो है। भर्ती रैलियों में लाखों यूं ही थोड़ी उमड़ रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, भर्ती रैली होती है, इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं करें। सेना एक हमारा सेक्टर रहा है रोजगार का, सब चेहरे, मतलब बच्चों का एक उम्मीद रहती है कि सेना में नौकरी मिलेगी। क्या नेपाल से गुरखा नौकरी करने नहीं आ रहा है क्या? उन्हीं की पलटन का जो वो भी गुरखास के थे, तो वहां से जो सैनिक आ रहे हैं नेपाल से, वो भी तो सैलरी के लिए आने हैं। ऐसे कोई यहां तक कि ऑफिसर लेवल पे आप पुरानी बात लेके जाइए, जयपुर के ब्रिगेडियर भवानी सिंह, जिन्होंने पैरा एसएफ में और 71 के युद्ध में महावीर चक्र भी जीता था जी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, राजा थे, जज्बा था, लड़ने जाना है, जज्बा था। तो उनको कहा गया कि उन्होंने कहा कि मेरे को सैलरी नहीं चाहिए, तो 1 रुपए टोकन, तो 1 रुपया टोकन मनी लेना पड़ा उनको जी, क्योंकि 1 रुपया टोकन मनी लेंगे तो आप अब जॉब कर रहे हो। आपको ये नहीं कह सकते कि मैं तो राजा हूँ, महाराजा हूँ और मैं तो नहीं लड़ूंगा अभी युद्ध, ऐसा नहीं कर सकते। आपको लेना भी 1 रुपया टोकन दिया गया था ना। तो तनख्वाह जरूरी है, पर्क्स, इंसेंटिव जरूरी है, सैनिक को ध्यान रखने की जरूरत है हमारे देश को, वो भी हमारे परिवार का ही हिस्सा है, सब हमारे परिवार के बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, कैसे इनको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? और आपको नहीं लगता कि 4 साल की नौकरी, कहीं कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी फैक्ट्री या कॉर्पोरेट कल्चर की तरफ जा रहे हैं, सेना को भी उसी दिशा में मोल्ड कर रहे हैं कि भाई एक बहुत ही 4 साल के लिए आ जाओ फिर चले जाओ, और उसके बाद जो वो ट्रेंड, हमारी क्या एक सोच किस तरह की है कि एक सैनिक बाहर निकल के आएगा 4 साल बाद, उसको एक गार्ड लगा देंगे, सिक्योरिटी गार्ड लगा देंगे। वो किस तरह के हथियार के अलावा कितना इक्विपमेंट हैंडल करता है, रेडार्स हैंडल करता है, लेजर रेंज फाइंडर्स हैंडल करता है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हैंडल करता है, आर्टिलरी जैसी जगह पर वो तोप को हैंडल करेगा, तोप के बारे में सीखेगा और उसको बाहर आप निकाल दोगे। टैंक की रेजिमेंट में, आर्मर्ड कोर में टैंक के बारे में समझेगा, सीखेगा, उसको आप बाहर निकाल दोगे। तो उसकी जो स्किल्स हैं वो वेस्टेड स्किल्स नहीं होगी, वेस्ट होगा ना सब। तो उसकी स्किल आप क्या करेगा, वो क्योंकि नौकरी नहीं मिलेगी तो चॉइस नहीं होगी, तो सिक्योरिटी गार्ड लग जाएगा किसी भी कॉर्पोरेट हाउस में, क्योंकि कॉर्पोरेट हाउस, उसके अलावा भी देश में अभी भी यही सोच है कि एक सैनिक सिक्योरिटी गार्ड, क्योंकि एक
नेता जब कह सकता है ये स्टेटमेंट, तो आप सोचो कि नेता तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है और सीनियर नेता है वो किसी राज्य में, तो उसने कितना स्टेटमेंट दिया कि हमारे बीजेपी के ऑफिस में हम उनको गार्ड ले लेंगे। तो अगर उसकी ये सोच है तो आप सोच सकते हैं ना कि कैसे देश में, तो थोड़ा सा रेस्पेक्ट दीजिए सैनिकों को। सैनिकों को यूज एंड थ्रो नहीं करिए, यूज एंड थ्रो नहीं करिए कि मैंने उसकी जवानी में 4 साल ले लिए, काम हो गया मेरा, यूज एंड थ्रो। ही इज नॉट ए यूज एंड थ्रो काइंड ऑफ, वो डिस्पोजेबल नहीं है, ही इज नॉट डिस्पोजेबल। ये समझने की सभी को जरूरत है कि सैनिक डिस्पोजेबल नहीं है। आजकल डिस्पोजेबल का जमाना है कि आपने प्लास्टिक का कप यूज किया, फेंकना नहीं चाहिए प्लास्टिक का, पर चाय पी शादी में और उसके बाद फेंक दिया, सैनिक है वो, उसको आप डिस्पोजेबल नहीं बनाएं। और सैनिक भी अब आप वो नॉर्मल युवा नहीं रहेगा, वो सैनिक बन करके फिर वो डिस्पोजल बन करके जाएगा समाज के अंदर, तो आप अंदाजा लगाइए आपके पास वैसे ही नौकरियों का अभाव है। और वो जाने के बाद हमेशा से जब एक जना किसी जॉब में जाता है तो दूसरों अपने से पीछे वाली चेन को मोटिवेट करते। मैं गया तो मेरे छोटा भाई, मेरे परिवार और लोगों को भी मोटिवेशन मिला कि हाँ ये नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करी, इतनी अच्छी खूबसूरत जगह है। तो जो एक जना जाता है वो दूसरों को मोटिवेट करता है, पूरा परिवार उसके पीछे होता है, गाँव के लोग मोटिवेट होते हैं। हाँ। अब वो निकल गया 4 साल बाद, उसको नौकरी नहीं है तो मोटिवेशन खत्म। दूसरा बच्चा क्यों कहेगा कि यार 4 साल खराब सोचेगा कि यार मेरे 4 साल क्यों खराब करूं, मेरे 4 साल वो खराब हुए, शादी के काम खत्म हो गया, आप पता नहीं होगी कि नहीं होगी या कैसे होगी। और दूसरा जब वो गांव में आया तो लोग, अरे तू 25% में नहीं था क्या, और अग्निवीर कह के कहीं चिढ़ाने नहीं लग जाए। हाँ अग्निवीर, अच्छा तू अग्निवीर आ गया, अग्निवीर, हाँ पूर्व अग्निवीर। इस तरह की आपको गांव के लेवल पे सोचना पड़ेगा। हमारा देश अभी भी गांव में बसता है, तो गांव का जो, और ये जितने जवान निकलते हैं गांव से निकलते हैं मैक्सिमम, हैं किसानों के बच्चे हैं भाई। तो इनको थोड़ा सा आपको, वो मैं समझ रहा हूं कि आज की तारीख में ये कहना कि उनमें सोच नहीं है, समझ नहीं है, बिल्कुल गलत है। आप एक बंद कमरे में एक स्कीम लाते हैं और ये सोचते हैं कि ये स्कीम हमने परफेक्ट स्कीम बनाई है, बहुत बढ़िया बेहतरीन है, क्योंकि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम एक ऊंचे ओहदे पे हैं, हम नेशनल सिक्योरिटी के विषय में जानकारी रखते हैं, हम मंत्री हैं, जो भी जिस भी ब्यूरोक्रेट है, एक बहुत नॉलेजेबल है। और ये गांव वाला तो बेवकूफ है, इसको तो अकल ही नहीं। आप कलेक्टिव विजडम ऑफ पीपल को क्वेश्चन ना करें। इतने लोग जो परेशान हो रहे हैं, कलेक्टिव विजडम को समझें कि कलेक्टिव विजडम भी कोई चीज होती है। डेमोक्रेसी में तो कलेक्टिव विजडम वैसे ही कहते हैं। और कितना खराब होगा कि पहली बात तो मैं ये चाहूंगा कि स्कीम में गवर्नमेंट को इन क्वेश्चंस को एड्रेस करना ही पड़ेगा। जो हमने सवाल उठे हैं और हमने डिस्कस किए हैं, इन सब पे विचार करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर नहीं करा, आज नहीं करेंगे, 2 साल बाद करेंगे, 3 साल बाद करेंगे, 4 साल बाद करेंगे, ये तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारी सरकारें कई बार डिसीजन लेने में थोड़ा सा डिले करती है और फिर बाद में पता चलता है कि अच्छा हम वापस यू टर्न मार रहे हैं। कई केसेस आपने पीछे देखा है कि चाहे वो किसान आंदोलन था, फार्म एक्ट थे, सीए थे, तो फिर बाद में आके वापस यू टर्न लिए। तो आप अच्छी स्कीम लाएं, यू टर्न ना लेना। एक महत्वपूर्ण बात, अब आप जब हम इतनी सारी बात कर रहे हैं तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, कर्नल अग्रवाल कहाँ से आते हैं, पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई आपकी, कैसे आपका सेना में आने का मन किया, फिर आप सेना में कब गए, थोड़ा सा। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। मैं ये बताना चाहूंगा, मेरे से कई लोग पूछते हैं सर आप कहाँ से आते हो, तो मेरा एक बड़ा स्टैंडर्ड जवाब होता है कि मैं भारत से आता हूँ। क्योंकि मैं किस जगह से आता हूँ, किस प्रदेश से आता हूँ, वो मायने नहीं रखता। क्योंकि मैं अर्स्टवाइल यूपी में, वेस्टर्न यूपी साइड से हैं, लेकिन बचपन से ही मैं देहरादून में RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जिसका एक सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा डिफिकल्ट होता है, वहाँ चला गया था। वहाँ पे पूरी सेना की ट्रेनिंग और उसके साथ साथ पढ़ाई हो, तो वो उत्तराखंड देहरादून में। फिर उसके बाद वो करने के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी में मेरा चयन हुआ था, तो ऑल इंडिया रैंक उस वक्त 7th आई थी, है ना। तो हम खड़कवासला पुणे में आ गए थे, वो महाराष्ट्र में, वहाँ से ट्रेनिंग हुई। फिर उसके बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी में चले गए, IMA में फाइनल ट्रेनिंग के बाद। अब आप खुद देखिए कि NDA 6 साल, ये पूरी मेरी जो ट्रेनिंग, अभी तो मैं ऑफिसर नहीं बना, तो करीब 8-9 साल हमने ट्रेनिंग के निकल गए, बताइए, है ना। तो ट्रेनिंग कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। और फिर 80 के दशक में, आखिरी में 80s में 88, मेरे को उस टाइम पे एक सेकंड लेफ्टिनेंट की रैंक होती थी, तो सेकंड लेफ्टिनेंट की रैंक से मैंने कमीशन ऑफिसर बना, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में था। और फिर मैंने पूरे देश में, कश्मीर से लेके, कश्मीर में मैंने करीब 11 साल बिताए। कारगिल युद्ध का हिस्सा रहा हूँ 99 में, तो कश्मीर में काफी समय बिताया है, राजस्थान में बिताया है, और पराक्रम में मैं एक कोर, स्ट्राइक कोर का हिस्सा था, और कई सारे कोर्सेज किए। साउथ में हमारा स्टाफ कॉलेज है, वो भी हमने किया है ना। देवलाली में लॉन्ग रनवे स्टाफ कोर्स किया है। नॉर्थ ईस्ट में रहा हूँ। तो एक सैनिक जो होता है वो पूरे भारत का आप नक्शा देखें तो कश्मीर से लेकर साउथ तक
राजस्थान से लेकर नॉर्थ ईस्ट, तो पूरे में उसको मौका मिलता है। कारगिल के युद्ध में मैं द्रास सेक्टर में था, जब माइनस वहां पे टेम्परेचर रहते हैं -20 -30 का, तो एक अलग अलग परिस्थितियों में रहना पड़ता है। बहुत मजा किया, बहुत कुछ सीखा। मैं जो हूँ सेना की वजह से ही हूँ, और इसीलिए मैं आज भी अपनी जो एनर्जी, जो अपनी ऊर्जा है, उसी को मेंटेन करते हुए युवाओं को, यानी कि सैनिक हर एक ही होता है, ऑफिसर बनने के लिए ट्रेनिंग देता हूं और मोटिवेट करता हूं। फाइनली मैंने खड़ौती में आकर, क्योंकि मैंने अपनी कर्मभूमि खड़ौती कोटा को इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा बच्चा ड्रीम लेके आता है। मैं यहाँ पोस्टेड भी था बहुत साल पहले, एक सपना लेके आता है करियर बनाने का, और सपने में माता पिता कहते हैं कि आप करियर किस में बना रहे हो, इंजीनियर या मेडिकल में। कोटा में तो इंजीनियर और मेडिकल के लिए लोग आते थे, तो मैंने कहा कि इंजीनियरिंग और मेडिकल ही क्यों करियर बने, सेना क्यों नहीं करियर है, सेना क्यों नहीं बने, एक अच्छा नोबल बहुत अच्छा प्रोफेशन ऑप्शन है। हाँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर, और मेरे को फक्र है कि मैंने ऑल इंडिया रैंक्स हमारे जो बच्चों ने निकाली हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी में 500 550 अफसर अभी तक बन चुके हैं। बहुत अच्छा लगता है जब वो मेरे पास आते हैं कि सर मैं आज लेफ्टिनेंट बन गया हूँ, कैप्टन बन गया हूँ। रोज उनके कॉल आते हैं, मेरी पासिंग आउट परेड में आइए सर, है ना। ये सीजन पासिंग आउट परेड का भी होता है, तो एक फीलिंग बड़ी अच्छी आती है कि हाँ, रिटायरमेंट होने के बाद या मैं अभी अपनी उनको देश के लिए ही उनको तैयार कर रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि हम अपने सैनिकों की, पूर्व सैनिकों की, सर्विंग लोगों की इज्जत करें। कर्नल अग्रवाल, हमने बहुत सारी बातें की, बिल्कुल, और हमने योजना को लेकर इसके क्या परिणाम, क्या सब कुछ हम इस डिस्कशन में हम बातचीत कर चुके। मेरा जो आखिरी सवाल है, आप संक्षेप में केंद्र सरकार, सेना के अधिकारियों को क्या राय देना चाहेंगे कि अब वो इस समस्या से या इस विवाद से किस तरह से मुक्ति पाए, और हमारे छात्र और हमारे जो लड़के हैं वो किस तरह से संतोष, मतलब शांति से रहें और आगे आए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। मैं 4 या 5 चीजें कहूंगा। पहली चीज, जितनी भी जगह दंगे हो रहे हैं उनके बीच में उपद्रवी होंगे, पर जितने लोग ये सेना में जाना चाहते हैं, इनको आप उपद्रवी, दंगई, मीडिया वाले और सब लोग इनको ना कहें। ये उपद्रवी और दंगई नहीं है, ये अपनी बात कह रहे हैं। अब बात हिंसा से नहीं होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, पर हमारे देश का इतिहास ये कहता है जब कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करता है तो उसकी बात सुनी भी नहीं जाती, जिससे कि जो अंग्रेज की गूंगी बहरी सरकार है उसको आवाज सुनाई दे। मैं भी युवाओं से अपील करूंगा कि प्लीज तोड़फोड़ ना करें, पर सरकार इनको, हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे देश की आबादी जो है 50% आबादी 25 साल से कम की है, इनकी बात सुने, इनसे वार्तालाप करें, इनसे अपनी बात पे अड़े मत कि नहीं हमने क्योंकि स्कीम लागू कर दी अब इसकी ईगो प्रॉब्लम बन गई है, इसको हम नहीं हटा सकते। और हमने पिछले 4 दिन में देखा है कि कितनी सारी अमेंडमेंट्स आ रही हैं। सोचें समझें, जल्दीबाजी ना। पहली चीज। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है, इस स्कीम को लागू रखो, पर पैरेलल जो स्कीम है उसको भी खोलो, ऑप्शन दे दो ना, आप ऑप्शन दो, पैरेलल स्कीम। आप जो स्टेटस को था, जो पहले हम जैसे भर्ती करते थे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, वो भी चालू जब तक कि थिंग्स स्टेबलाइज। और तीसरी चीज, आप लिखित में ये नहीं दें कि भाई प्राथमिकता देंगे 4 साल बाद, प्राथमिकता कुछ नहीं होती। हमने CII से बात कर ली कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी इनको लिया जाएगा, प्राथमिकता नहीं। उसके पास जिस दिन वो जाए, गारंटी कि अगर आप नहीं जाते हो तो हम आपको इंश्योर करेंगे, क्योंकि उसके बाद सब हाथ साफ कर लेंगे। 4 साल बाद वो बाहर निकल जाएगा, वो किसके पास जाएगा, कौन होगा वहां पर। ये सरकारें भी चेंज हो जाएंगी 24 के बाद, हो सकता है चेंज हो सकता ना हो। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, और कॉर्पोरेट जगत अपने हिसाब से तय करता है, उस वक्त उसको क्या चाहिए होता है। कॉर्पोरेट जगत अपने हिसाब से तय करता है, तो उनको एक लिखित में इंश्योरेंस की ज्वाइनिंग की, अगर आप जाते हो तो आपका यहाँ पर एनरोलमेंट हो चुका है। प्राथमिकता, प्रायोरिटी कोई मायने नहीं रखता। अगली चीज जो कि बहुत महत्वपूर्ण, क्यों ना हम उसको, ये स्कीम 4 साल की जगह इसको अगर बढ़ाकर 10 साल कर दे। 10 साल कर दे। आज की तारीख में फिटनेस लेवल इतने ज्यादा है, ये कहना कि 31 साल या 30 साल का व्यक्ति बूढ़ा हो गया, गलत है, बहुत गलत बात है। आज जो सेनाओं में रहते हैं 30-31 साल, सब खेलते हैं, 40 साल तक नहीं आदमी फिट, वो उसको आप कह सकते हैं, सब जगह जाते हैं। ये सिर्फ बेमानी बात है ना। और कहीं ना कहीं 4 साल बाद उसको बिना किसी फैसिलिटी के सड़क पे नाच को जोड़ के रख, सैनिक है, बना है, सैनिक की ट्रेनिंग ली है, छोड़ दोगे नुकसान होगा। ये 4 चीजें अगर सरकार कर लेगी, मैं रिपीट करता हूं, पहली चीज उनसे संवाद करें, उनको दंगई ना करें। दूसरी चीज, उनका एश्योरेंस दें कि उनको कहां पर 4 साल बाद अगर वो जाते हैं। तीसरी चीज, हो सके तो इसके पैरेलल स्कीम को चालू रखें, और ये ना कहें कि बस सिर्फ हम सारी भर्ती अग्निवीर के थ्रू होगी। और चौथी चीज जो है, अगर अग्निवीर की जो टर्म ऑफ एंगेजमेंट है उसको 7 से 10 साल तक बढ़ाएं, और उसको 10 साल के बाद आप बाहर निकालते हैं
तो उसको किसी ना किसी तरीके से सेना से जोड़ के रखें। बहुत सारी चीजें हैं, आप मेडिकल फैसिलिटीज, कैंटीन फैसिलिटी, एक छोटा सा उसको एक पोर्शन ऑफ अगर पेंशन भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो लंबी चौड़ी पेंशन मांग रहा है, एक पेंशन दें कि भाई ये आपको ये भी रहेगी सुविधा और आप बाद में जाना चाहें तो। और 31 साल 30 साल कोई बहुत बुरी एज नहीं थी। तो अगर ये 4 मुद्दों पे सरकार सोच कर लेगी, सब मैं आपको कह सकता हूं कि सारे युवा शांत हो जाएंगे। और ब्लेम गेम ना करें कि ये कोचिंग वाले करा रहे हैं, ये विपक्ष वाले करा रहे हैं, या पाकिस्तान वाले करा रहे हैं। ये ना विपक्ष ना कोचिंग का इनसे क्या लेना। कोचिंग तो तैयार कर रही है, उनको सुबह उठा के अगर कोई कोचिंग वाला करवा भी रहा है, भर्ती वाले की जो कोचिंग करते हैं, तो उनको तैयारी कर रहे हैं, उनको कौन सा गुनाह कर रहे हैं। तो इस चीज पर थोड़ा सरकार गहन रूप से इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, तो हमें ये इस प्रॉब्लम से भी बाहर निकलेंगे। दर्शकों, हमारे साथ थे कर्नल अग्रवाल साहब। अग्रवाल साहब ने अपने मन से और अपने जो इनका जो खुद के भीतर एक जो जवान का जज्बा है उसको, और भारत की जो पृष्ठभूमि है, भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, उसको देखते हुए आपने अपने विचार व्यक्त किए। आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमें शेयर किया। आप यहाँ आए, हम आपका तहे दिल से आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद टू ऑल। सभी श्रोताओं को STN चैनल की तरफ से जय हिंद। अपना मोराल हाई रखें। देश में हमें लड़ना है युद्ध के लिए, देशवासियों के साथ, या हमारी संपत्ति को डिस्ट्रॉय करके नहीं। जय हिंद। थैंक यू सर।